हेलो एवरीवन, माय नेम इज भगवती पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था जिसमें आपको ये बताया था कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की जब आप बात करते हैं तो ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कि सर ये थर्म एंड डायनेमिक्स से बना हुआ है, जहां पर हम बात करते हैं हीट एंड वर्क के एक्सचेंज की। यानी कि ये थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, ये पूरा पूरा डेडिकेटेड है ऑन द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क। हम लोग केवल और केवल यहाँ पर किसकी बात करते हैं? ऑल अबाउट हीट एंड वर्क। हीट से क्या हो सकता है एंड वर्क में किस तरीके से कन्वर्ट की जा सकती है, और अगर हमारे पास वर्क है तो वर्क से हम लोग उसको किस तरीके से हीट में कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो हमने थर्मोडायनेमिक्स को जब बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्टडीज की बात की थी कि सर हम थर्मोडायनेमिक्स में ना स्टडीज करते हैं। अब जनरली जब लिक्विड की बात आती है, जब हमारे पास जो गैसेस की बात आती है, तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं, इनमें इनका जो आप जो मटेरियल कहेंगे ये कैसे बना होगा? सर ये मॉलिक्यूल्स से बना होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप इनको अगर काउंटिंग करने को कहेंगे तो आप इनको नॉर्मल वे में काउंटिंग नहीं करते हैं। आप कहते हैं सर 10 टू द पावर समथिंग, मतलब आप 27, 10 टू द पावर 27 जब आप मोल की बात करते हैं, एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं, तो आपके पास इतना सारा डेट, इतने सारे जो है आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपका एक सिस्टम बनाते हैं, राइट। अब आपको उसकी स्टडी करना है। आप जब उनकी स्टडी करेंगे तो क्या आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की सारी चीजें, यानी कि हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टीज आती हैं, लाइक प्रेशर हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, क्या आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए सारी चीजें चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, तो देर आर टू वे ऑफ स्टडी दी थर्मोडायनेमिक्स। वन इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी या माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, जहां पर आप इंडिविजुअल एटम की कंप्लीट स्टडी करते हैं, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। लेकिन जब आप बात करते हैं कि सर हमें इतना छोटा छोटा हम नहीं देख पाते हैं, हमें पूरे सिस्टम का एज अ होल बात करना है, देन वी विल डू मैक्रोस्कोपिक स्टडी। और जब आप बात करेंगे आप इस थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको कंप्लीट मैक्रो स्टडी या मैक्रोस्कोपिक स्टडी ही करवाई जाती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, ठीक है, ये बेसिक बात हुई सर। थर्मोडायनेमिक्स में आपका डेडिकेटेड में अगर बात करूं बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन को, इस लेक्चर को। यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, नेविगेट इंस्टीट्यूट की साइड से आप लोगों के लिए। दीज नंबर ऑफ कोर्सेज आर डेडिकेटेड टू यू, वी आर प्रोवाइडिंग टू यू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्रिपरेशन। आप सिविल इंजीनियरिंग और अदर स्ट्रीम से भी अगर हैं, तो आपके पास यहाँ पर मैकेनिकल के लिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप हमारे सेशन सेंटर पर आ सकते हैं, नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करें हमारे इस सब्जेक्ट की, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसकी हम यहाँ पर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है अपने आप में एक बेसिक है। ये अगर आया आपको समझ में, देन यू विल स्टडी, यू विल लर्न दी आईसी इंजन। अगर आपको यही समझ में आया, तब आप पढ़ सकते हैं हीट ट्रांसफर। अगर आपको ये समझ में आया, देन यू विल लर्न और स्टडी दी पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 अलग अलग मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उन 4 मेजर सब्जेक्ट में अगर कोर देखा जाए तो इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से करना है। हम जब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो आज हम बेसिक की बात करेंगे, और बेसिक में भी हम पहले तो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देंगे जिसके बारे में मेरी आपसे पिछली मुलाकात में भी बात हुई थी, सिस्टम एंड बाउंड्रीज के बारे में, या सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में, है ना। सिस्टम एंड सराउंडिंग जो होता है आपका, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की बात की जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला हमारा जो होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे, या टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में भी आज बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने वाला है तो आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम से भी बन सकता है। वहीं पर हम बात करते हैं सर इसके अलावा और क्या, तो आपको यहाँ पर अगला इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना होगा, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अगला टॉपिक क्या है आपका? एक हम टॉपिक यहाँ देखेंगे, वो क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हो जाएगा एक, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं।
चलिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा देखें कि आपके पास एक पॉइंट आ रहा है विच इज सिस्टम, है ना। यहाँ पर सिस्टम आ रहा है, तो सिस्टम क्या होता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में? सिस्टम का मीनिंग होता है सर जिस पर हम अपनी स्टडी करने वाले हैं, सिंपली बस जिस पर हमारी स्टडी होने वाली है, जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं, वही हमारा सिस्टम कहलाता है। ऐसा क्या मतलब, हम किस पर स्टडी करने वाले हैं? तो वी कैन नॉट स्टडी दी होल यूनिवर्स एट ए टाइम। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, हमें कोई एक स्पेसिफिक रीजन या हमें कोई एक स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्ट करना होता है, जिसके लिए हम सोच सकते हैं कि हमारी टोटल स्टडी जो होगी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो सिस्टम में क्या होता है यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें सिस्टम हमारे लिए क्या होगा, तो सिस्टम हमारे लिए एक तरीके से एक कन्फाइंड स्पेस होगा। कन्फाइंड स्पेस कह दीजिए, या इसको आप कन्फाइंड स्पेस की बजाय कह सकते हैं आपके लिए ये रीजन हो जाएगा वेयर, अब इसके अंदर हमारी स्टडी ओरिएंटेड होगा। तो हम यहाँ कहेंगे वेयर अवर स्टडी इज ओरिएंटेड। ठीक है, हमारी स्टडी जहां ओरिएंटेड होगी वही हमारा सिस्टम कहलाएगा, राइट। अब ये जो सिस्टम होता है इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने बेसिकली आपको सिस्टम के बारे में बताया है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं। अच्छा, पहले इसको लिख देता हूं, ये आपका इज सिस्टम। ठीक है, अब इसी को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा और आगे करेंगे तो देखो, सेकंड में चीज यहां पर आपको बता रहा हूं, और वो है आपकी सराउंडिंग। वो क्या है? सराउंडिंग। सर ये सराउंडिंग क्या होती है? अब ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया, तो सराउंडिंग क्या होती है, चलिए इसको भी समझिएगा थोड़ा। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो आपकी अभी जो आपने ये बाउंड्री वगैरह कंसीडर की है, देखो आपने कहा ना कि मैं जब स्टडी करूंगा तो मैं एक चीज के लिए या स्पेसिफिक जगह की स्टडी करूंगा। तो आपने किसकी स्टडी करने की सोची? इस स्पेस की स्टडी करने की सोची, उसको आपने स्पेस को क्या कह दिया? सर आपका वो सिस्टम हो जाएगा। नाउ कम टू सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होगा सर? सराउंडिंग वो होता है जो आपके सिस्टम से बाहर होता है। सिस्टम से जो भी बाहर है वो आपका क्या बन जाता है? वो आपकी सराउंडिंग बन जाती है। सिस्टम से जो बाहर है वो आपके लिए क्या होगा? तो वो सराउंडिंग हो जाएगी। कैन आई से कि ये आपका सराउंडिंग हो जाएगा, है ना। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपका एनीथिंग अदर देन, या एनीथिंग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, एनीथिंग अदर देन सिस्टम। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर डेफिनेशन बनाना है तो हम लोग इसको सिस्टम के बेसिस पे भी बोल सकते हैं कि जो सिस्टम के अलावा है वो हमारा क्या है? सराउंडिंग है। क्या है वो? हमारा सराउंडिंग है। अब आप मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग ये समझ चुके होंगे कि सराउंडिंग क्या होती है, राइट। अब अगर आपको सराउंडिंग समझ में आ गई तो यहां पर एक बात और समझिएगा, सराउंडिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो होल सराउंडिंग की बात की जाएगी कि टोटल सराउंडिंग क्या है, और दूसरा यहां पर एक बात की जाएगी सर इमीडिएट सराउंडिंग क्या होती है। एक चीज और है कि इमीडिएट सराउंडिंग क्या होती है, तो याद रखना आपको एक कॉन्सेप्ट और आगे पढ़ना पड़ेगा विच इज इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग, सर ये क्या चीज आ गई अचानक? तो देखिए, आपने कहा कि मेरे लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं जिस रूम में खड़ा हूं वो मेरे लिए अभी स्टडी का एक रीजन है जहां पर मैं स्टडी कर रहा हूं, राइट। मैं स्टडी कहां कर रहा हूं? तो मेरे जहां पर मैं खड़ा हूं इसी रीजन में मैं स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, आपने भी बात मान ली। सर इसके अलावा जो भी है क्या वो आपका सराउंडिंग कहलाता है? मैंने कहा यस, इसके अलावा कुछ भी सराउंडिंग कहलाता है। अब आप बताइए मुझे, आपके यहाँ पर कितना बड़ा यूनिवर्स है, वो पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग कहलाएगा। आपने कहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज करेक्ट। क्या मेरे ऊपर, अभी मैं यहां से बात करता हूं, क्या नेपच्यून पर होने वाली एक्टिविटी का मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा होगा? इमीडिएटली मैं अगर देखूंगा तो आप कहेंगे ये केवल बुक्स में लिखा हुआ है, या जब हम इनको शास्त्रों वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर फर्क पड़ता है। अदरवाइज सर, अदरवाइज अगर किसी दूसरी गैलेक्सी में कुछ हो रहा होगा ना तो आपको कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। ये बात आप समझते हैं? तो मैंने कहा यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सराउंडिंग का मतलब ये नहीं कि पूरे यूनिवर्स उठा लेना है, हमें यहाँ पर टू द पॉइंट एक स्पेस की बात करना है जिसका इफेक्ट हमारे इस सिस्टम पर पड़े। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि सर इमीडिएट सराउंडिंग जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, एक ऐसा सराउंडिंग सिस्टम होता है जिसका इफेक्ट हमें
अपने सिस्टम पर देखने को मिलता है, और जो हमारे सिस्टम का इफेक्ट होता है वो हमें सराउंडिंग पर देखने को मिलता है। इसका अगर एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो मैं देता हूं, जैसे कि अक्सर मैं बता देता हूं इमीडिएट सराउंडिंग के लिए। आप अभी मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश या इंदौर में रह रहे हैं, कहीं एक अपना लोकेशन ले लीजिए मध्य प्रदेश का। अगर आप अभी साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको हीट मिलेगी, जबकि आप नॉर्थ इंडिया चले जाएंगे तो वहां पर आपको कोल्ड या फिर ये कहें कि लो टेम्परेचर मिलेगा। तो अब ये हुआ कैसे? क्या अगर मान लीजिए वहां पर लो टेम्परेचर था तो हमारे यहाँ पर भी ठंडक इतनी होना चाहिए थी, और अगर साउथ में इतनी हीट है तो मध्य प्रदेश भी हीट अब बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था। या ये कहें कि इन दोनों लोकेशंस पर हीट में डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज साउथ इंडिया का जो इफेक्ट है वो नॉर्थ इंडिया पर पूरा नहीं पड़ सकता, और नॉर्थ इंडिया का पूरा इफेक्ट साउथ पर नहीं पड़ सकता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इफ आई स्टडी द साउथ इंडिया, आई विल टेक माई सिस्टम एज साउथ इंडिया, देन माई सराउंडिंग विल बी नियर टू दी साउथ इंडिया, नॉट दी नॉर्थ इंडिया। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया है और वो सिस्टम इतना बड़ा है तो मैं इस पर पूरा यूनिवर्स का जो इफेक्ट है वो नहीं देखूंगा, मैं इस पर केवल वही सिस्टम का इफेक्ट देख सकता हूं जो जस्ट नियर बाय होगा। जस्ट नियर बाय जो होगा उसका मैं यहाँ पर इफेक्ट देख सकूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, अगर मैं कहीं को बोल देता हूं कि आपका सिस्टम जो है ये ब्लैक कलर से मैंने अब बना दिया, थोड़ा सा मैंने सिस्टम को ना यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ना, ये आपका नियर बाय सिस्टम हो गया। ये आपका नियर बाय सिस्टम हो जाएगा, जिसको आप बोलेंगे इमीडिएट सराउंडिंग। अब जैसे इमीडिएट सराउंडिंग है, सिस्टम पर बाहर का प्रभाव पूरे सराउंडिंग का नहीं पड़ेगा, इमीडिएट का पड़ेगा, और इमीडिएट पर ही आपके सिस्टम का पड़ेगा। आपके सिस्टम से सराउंडिंग को कुछ नहीं होता। मैं बहुत जोर से चिल्लाता हूं, फॉर एग्जाम्पल बहुत जोर से चिल्ला रहा हूं, मैंने इतनी तेज चिल्लाया, इतनी तेज चिल्लाया, क्या मेरी साउंड सेकेंड गैलेक्सी या अदर गैलेक्सी या मेरी गैलेक्सी में भी जा रही है? आप कहेंगे नहीं जाएगी सर। तो फिर मेरे बोलने का और मेरे साउंड का इफेक्ट गैलेक्सी तक नहीं पहुंचा, तो किस बात की वो सराउंडिंग, किस बात की मेरी स्टडी जिसमें मैं सराउंडिंग पर स्टडी कर रहा हूं? सो दैट हमने डिफाइन किया है इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। जनरली ये आप सभी को पता होगा, ये मैं मान सकता हूं, बट 80 to 90% स्टूडेंट इसको कॉलेज लेवल पर ये इमीडिएट सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट बताते ही नहीं है वो लोग। तो इमीडिएट सराउंडिंग की अगर बात की जाएगी तो मैं क्या कह सकता हूं, विच हैज हम बोल रहे हैं यहां से विच हैज इफेक्ट ऑफ सिस्टम ऑन इट एंड द रीजन whose effect या who effect ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट में, है ना। who affects ऐसा लिख देंगे तो काम हो जाएगा। who affects the system, जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है वो हमारा इमीडिएट सराउंडिंग कहलाएगी। चलिए, जब सिस्टम की बात हो गई, सराउंडिंग की बात हो गई, इमीडिएट सराउंडिंग की भी बात हो गई, नाउ आप एक अगले टॉपिक पर आते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है ये, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे हम कहते हैं सर बाउंड्री। इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे लिए होगी बाउंड्री। सर बाउंड्री क्या होती है? चलिए बाउंड्री समझते हैं। देखिए, आप लोग अपने घर में रहते हैं, आप लोगों को पता है कि हमारे घर का बाउंड्री जो है वो हमारी वॉल है। मतलब आपके घर को बाहर से सेपरेट करने वाली एक लेयर जो होती है वो यहाँ पर बाउंड्री कहलाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे लिए ये एक सिस्टम है, कभी किसी मोड़ पर आपको ये सिस्टम दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर इस चीज को, इसको आप कहेंगे कि ये हमारी क्या हो जाएगी? ये ब्लैक कलर की जो है हमारी बाउंड्री हो जाएगी। क्यों ये बाउंड्री हो जाएगी? क्योंकि अंदर कौन आ गया? सिस्टम आ गया। बाहर कौन आ गया? सराउंडिंग आ गया। तो जब आपके पास बाहर और अंदर, आपने कहा कि मेरे पास सिस्टम और सराउंडिंग है, तो उसको सेपरेट करने वाली जो आपकी एक थिन लेयर है वो बाउंड्री कहलाती है ना। हम कहेंगे यहां से विच सेपरेट्स, है ना, विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, सिस्टम फ्रॉम दी सराउंडिंग, वो क्या कहला जाएगा? तो वो कहलाएगा आपका बाउंड्री। अब बाउंड्री की ना बहुत सारी कंडीशंस पेपर में पूछी हुई है, उसको मैं आपको बताता हूं, जो पेपर का आया हुआ ऑलरेडी आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे आपसे बोला जाता है कि बताइए बाउंड्री जो होगी वो कैसी हो सकती है, तो आप कहेंगे सर इट कैन बी रियल
और इट कैन बी इमेजिनरी, और इट कैन बी इमेजिनरी। अच्छा, दूर दूर क्यों लिख रहे हो? इसलिए लिख रहा हूं कि जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम बताएंगे कि ये आपकी रियल जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, एंड इमेजिनरी या टेम्पररी की भी बात की जाए तो दीज आर डिनोटेड बाय डैश्ड लाइन। ठीक है, जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, या इसको आप डॉटेड भी बोल सकते हैं, जो डॉटेड होती है वो आपकी कैसी कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी इमेजिनरी। पहली बात। दूसरी बात, सर ये कैसी हो सकती है? तो ये या तो रिजिड होगी, कैसी होगी? या तो ये रिजिड बाउंड्री होगी या फिर ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी, राइट? ये कैसी हो सकती है? तो रिजिड या फ्लेक्सिबल हो सकती है ना? तीसरी बात और बताइए सर इसके बारे में। तीसरी बात ये है बाउंड्री के बारे में, अच्छी चीज, या ये समझे कि बाउंड्री क्या होती है, तो याद रखना बाउंड्री आपके सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली एक चीज है। इसलिए याद रखें कि बाउंड्री जो होती है हमेशा 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 थिन होना चाहिए, है ना? तो यहां पर आप तीसरा कह रहे हैं इट शुड बी, इट शुड बी थिन, है ना? इसके कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगी ये बात, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये कैसी होना चाहिए? थिन होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये सब पढ़ लिया तो आपको मैं एक ही डायग्राम में सारी चीजें अवेलेबल करवा देता हूं। हमारे पास एक हम सिस्टम लेते हैं और ये सिस्टम को हम समझ लेते हैं सो दैट आपको आगे चलकर कोई समस्या ना हो। ठीक है, किस बात की समस्या ना हो तो मैं अभी आपको बताता हूं। हम इस थर्मोडायनेमिक्स में चाहे इसके बाद वाले चैप्टर में जब भी बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हम किसके बारे में बात करते हैं? हमेशा हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होता है? तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज नथिंग बट, आपको एक यहां पर क्या मिल जाएगा? आपको यहां पर मिल जाएगा सिलेंडर। क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। और जो सिलेंडर होगा वो कुछ आपके सामने ये रहा। ठीक, ये रहा आपका एक सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऊपर यहां पर आपको एक पिस्टन लगा हुआ दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का एक सेक्शन है और यहां से आपको आगे चल के मैं बना देता हूं, है ना? आगे चल के यहां से आपको कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की, एक सेकेंड, एक रॉड दिखाई देगी। और वो रॉड कौन सी होगी? तो ये रॉड होती है जिसको हम कहते हैं क्रैंक एंड कनेक्टिंग एंड सो, है ना? इससे अभी इस पे ज्यादा अभी लोड लेना नहीं है, इसके बारे में अभी हम वैसे भी जा नहीं रहे हैं पढ़ने के लिए, अभी हमें कुछ और ही समझना है। हम इसको छोड़ो, पहले रॉड को छोड़ दीजिए, आप इसको देखो और इसके बाद में जो एक डायग्राम बना रहा हूं उसको भी आप देखो। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर एक डैश 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 वाली लाइन बना दी और मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो डैश वाली लाइन है यही वो लाइन है जिसका इफेक्ट मेरे सिस्टम पर पड़ेगा। और इस बार हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपकी इमेजिनरी लाइन है। ये क्या हो गई? आपकी इमेजिनरी लाइन, या आप इसी को कहेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। इसको आप क्या कहेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। अब इमेजिनरी बाउंड्री बना दी और इसके ऊपर सर आपने कहा कि ये क्या है? ये आपका सराउंडिंग है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सराउंडिंग हो जाएगा, राइट? ये आपका सराउंडिंग हो जाएगा। तो सर ये कौन है फिर? ये सिस्टम तो हो गया हमारा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। ये कौन है? तो ये होता है आपका इमीडिएट सिलेंडर, इमीडिएट सराउंडिंग। इसको हम क्या कहेंगे? इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट अगर देखें तो हमने यहां कहा ये आपका गैस कंटेनर हो गया। यहां पर क्या हो गई? गैस। और आप अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए तो आप एयर भी ले लें तब भी चलेगा, क्योंकि आप जब आप थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ेंगे, जब आपको आईसी इंजन, आरएसी, इवन रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग पढ़ाई जाएगी, तब आपको एयर साइकिल भी पढ़ाया जाएगा, तो भी आप वहां से ये बात समझ सकेंगे। गैस या एयर ले लीजिए। सर इसमें कौन सी चीज क्या है वो भी बता दीजिए। यस, हम बात कर रहे हैं ये कहलाता है हमारा सिलेंडर। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा सिलेंडर कहलाता है। ठीक, और ये जो लगा हुआ है ये हमारा क्या है? ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, उसके बाद ये पिस्टन रॉड, क्रैंक रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हमको केवल सिस्टम क्या समझना है? दो चीजें समझना है। नाउ अब मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका यहां पर ना, यहां पर अगर आप बात करो तो ये वाली जो बाउंड्री आ रही है, अच्छा चलो इसको मैं ऐसे बताता हूं। देखो, आप जरा ध्यान से देखो, ये वाली बाउंड्री को नोटिस करो। ठीक, क्या ये वाली बाउंड्री आपकी हमेशा सिलेंडर की बाउंड्री फिक्स्ड बाउंड्री हो जाएगी?
है ना, इसको आप हमेशा क्या कहोगे सर, ये फिक्स्ड बाउंड्री हो गई। अब जब फिक्स्ड बाउंड्री होती है तो उसको हम किससे दिखाते हैं, वो सब आप जानते हैं कि उसे हमें सॉलिड लाइन से दिखाना होता है। किससे दिखाना होता है, सॉलिड लाइन से। तो ये लीजिए मैंने एक यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दी, ये सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी है। इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप समझेंगे कि हमारी ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री जो है वो सॉलिड बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री। ठीक, चलिए ये भी बात समझ में आती है सर। तो फिर सर टेम्पररी या ऐसा कभी कुछ हमें मिल जाए कुछ, वो भी समझा दीजिए। तो ये लीजिए, अगर मैंने कहा कि ये पिस्टन जो है ये किस तरीके से मोशन करेगा, तो सर ये पिस्टन जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। कैसा मोशन करेगा, यहाँ पर टू एंड फ्रो, आगे भी जाएगा और अंदर भी आएगा। यार मुझे बताइए, अगर ये आगे पीछे जाएगा तो क्या ये वाली बाउंड्री फिक्स बाउंड्री बनी? आपने कहा नहीं सर, ये बाउंड्री जो होगी वो फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होगी, और फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है इसीलिए इसे हमें डैश से दिखाना होता है। ठीक है, ये कैसी बाउंड्री हो गई, तो ये बाउंड्री आपकी जो है वो कहलाएगी मूवेबल बाउंड्री। ये क्या कहलाती है, मूवेबल बाउंड्री। और मूवेबल बाउंड्री को क्या मैं कह सकता हूं कि ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी फ्लेक्सिबल। ठीक है ये बात, चलिए और आगे बढ़ेंगे यहां से थोड़ा सा। ये रिजिड बाउंड्री कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, रिजिड बाउंड्री, है ना, ये फिक्स हो जाएगी यहां पर, ये रिजिड बाउंड्री। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब ये सिस्टम जो आपको मैंने समझाया है इस पे ध्यान रखना थोड़ा सा। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, क्योंकि अभी ये आने वाला है आगे चल के। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो बाउंड्री के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चल चुकी है कि बाउंड्री कैसी होती है, क्या होती है। और अगर मैं आपसे कभी कहूं कुछ नोट पॉइंट के बारे में, सर नोट बताइए, तो आप याद रखना पहला नोट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि कभी भी आप जब सिस्टम एंड सराउंडिंग को, किसको, सिस्टम एंड सराउंडिंग की हम बात करें, जब सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिला दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है ये बात, ठीक सॉरी। ठीक, अब जो फिक्स होगा वो हमारी कौन सी बाउंड्री कहलाएगी, तो द पार्ट्स, मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं, द पार्ट्स ऑफ सिस्टम विच आर फिक्स्ड, विच आर, है ना, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था किसका, ये अरेंजमेंट का। ये देखो ये बाउंड्री जो है ये क्या है, ये फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड बाउंड्री जब बनाई जाती है तो इसको दो चीजों बोलोगे कि सर इसको हम लोग रियल बाउंड्री से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, रियल बाउंड्री। और अगर आपको रियल बाउंड्री पता है तो आप कहोगे कि रियल बाउंड्री जो है वो है आपकी सॉलिड लाइन बाउंड्री। कैसी, सॉलिड लाइन से। ये भी पॉइंट आप यहां पर याद रखोगे। राइट, क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ेंगे यहां से। अब हम लोग कुछ नोट को ऐड कर देंगे लेकिन बाद में करेंगे, कुछ नोट और ऐड हो जाएंगे लेकिन यहां से बाद में। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सिस्टम पर लेकर जाना चाहता हूं। किस पर, टाइप्स ऑफ सिस्टम पर। आपको पता है कि कितने टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, आपको पता है ये बात, याद रखना देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। जब हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की तो हम लोग सिस्टम को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में। एक आपका सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। एक सिस्टम को आप क्या कहेंगे, सर हमारा एक सिस्टम जो होता है वो होता है ओपन सिस्टम, एक सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड सिस्टम होता है, और एक सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। राइट, हमने कहा ओपन सिस्टम, सबसे पहले हमने कहा ओपन सिस्टम। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं सर क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारे लिए हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, अब नाउ आपको मैं कुछ बेसिस पर डिफरेंस बताने जा रहा हूं। ये बेसिस बड़े इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं मास एक्सचेंज की, यानी कि मास इंटरेक्शन की। किसकी बात करेंगे, मास इंटरेक्शन। सर ये क्या चीज है मास इंटरेक्शन, यार देखो क्या है, हमारे पास जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या सराउंडिंग के साथ में
आपस में इंटरेक्शन कर रहा है क्या, तो हम पहले पढ़ेंगे कि मास का इंटरेक्शन कर रहा है क्या। चलो जब मास का इंटरेक्शन देख लेंगे तो देन वी विल रीड अबाउट या स्टडी अबाउट एनर्जी इंटरेक्शन। हम अगला क्या देखने वाले हैं, एनर्जी इंटरेक्शन देखेंगे कि एनर्जी का क्या इंटरेक्शन है। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी के आपको क्या याद होना चाहिए, इन सभी के आपको एग्जांपल्स याद होना चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल इनके, है ना। चलिए नाउ मास इंटरेक्शन की बात करें ओपन सिस्टम में, मैं यहां पर आपको कुछ एक इस प्रकार से बनाकर दे रहा हूं। आप लोगों को जो राइट बना हुआ रहेगा, क्या बना रहेगा, राइट का सिंबल बना रहे, मतलब समझ लेना कि उसमें ये यस है, और जो क्रॉस का सिंबल रहेगा उसमें समझ लेना कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, चलो देखो, और यहां से भी हम एक काम करते हैं, कर लेते हैं हमारा। ठीक, ये इंटरेक्शन से आपके, आपने कहा कि सर ये एनर्जी मास का हो जाएगा, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, तो एनर्जी का हो जाएगा। नीचे हम एग्जांपल्स लिख देंगे। ठीक, सर ओपन सिस्टम में क्या मास ट्रेवल कर सकता है या उसका जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है, आप कहेंगे यस, मास जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, मास सिस्टम से बाहर भी जा सकता है, मास सिस्टम से अंदर भी आ सकता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर हमारे पास एक एग्जांपल, फिर हमारे पास आता है क्लोज्ड सिस्टम। हम क्लोज्ड सिस्टम किसको कहते हैं, हम कहते हैं सर द सिस्टम इन विच मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट इंटरेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब मास का इंटरेक्शन जो है वो सराउंडिंग के साथ नहीं होता है, दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। नाउ थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज एन सिस्टम विच डू नॉट शेयर और इंटरेक्ट इट्स मास फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहां पर भी आपने कहा मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। नाउ कम टू एनर्जी इंटरेक्शन। सर ओपन सिस्टम, यस, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल है, एनर्जी इजीली इंटरेक्ट कर जाती है। ठीक है, मतलब एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में चली आएगी और सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो आकर सिस्टम में भी आ सकती है, दैट इज नोन एज एनर्जी इंटरेक्शन। ओपन सिस्टम के केस में ये पॉसिबल है। आपको जब मैंने सिलेबस डिफाइन किया था तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप पढ़ते हैं ये, तो आपको ये पता चलता है कि सर हमारे पास जो वर्क डन निकालना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, वो दो बेसिस पर फाइंड आउट करना है। और वो कौन से दो बेसिस हैं, तो वो बेसिस है हमारे फॉर ओपन सिस्टम एंड फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है ये बात। चलिए नाउ अगर आप बात करें क्लोज्ड सिस्टम के केस में, तो क्या डिफरेंस है ओपन और क्लोज में, यही डिफरेंस है कि सर, अरे यार, हाँ, यही डिफरेंस है कि यहां पर क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी भी इंटरेक्ट करती है ना। क्लोज्ड सिस्टम के केस में एनर्जी जो है इंटरेक्ट करेगी, एनर्जी सराउंडिंग के साथ। ओपन मतलब ये क्या कह सकते हैं आप इसको, कि ये पॉसिबल है कि क्लोज्ड सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन हो। ठीक है, ये सारी जो बातें लिखी हुई ना यहाँ पर केवल पॉसिबल और नॉट पॉसिबल की, पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो ये पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल के बेसिस पे बनता है। क्या बोलेगा, नहीं है पॉसिबल, क्या बोलेगा, पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि राइट का मतलब जो है वो क्या है, राइट का मतलब जो है वो है पॉसिबल। राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉसिबल है। और जब हम क्रॉस की बात करते हैं तो वो नॉट पॉसिबल हो जाता है। क्रॉस का मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक, हम बात करने वाले हैं अब, जब आप बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको कोई भी इंटरेक्शन दिखाई नहीं देता है। मतलब ना तो एनर्जी इंटरेक्शन होता है, ना ही मास का इंटरेक्शन होता है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। नाउ एग्जांपल्स की बात करोगे तो बड़े आसान से हैं। आप लोगों ने जब एफएम पढ़ा होगा, जब आपने पावर प्लांट पढ़ा होगा, तब आपने वहां पे टरबाइंस, पंप्स, हाइड्रोलिक मशीन्स की जब बात की जाती है, तो वहां पर आप देखते हैं कि सर एक एंड से जो है वो हाइड्रोलिक्स यानी कि आपका वाटर या फ्लूइड आता है, और दूसरे एंड से वो चले जाता है बाहर। होता क्या है कि वहां पर आप बोलते हैं कि सर मास का भी इंटरेक्शन हुआ है। मास जो वाटर आया वो, और जो वहां से निकला है, मतलब जो उसने एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी भी खर्च कर दी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ओपन सिस्टम है, इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए टरबाइन का, है ना, इसमें आप किसका एग्जांपल ले लीजिए, टरबाइन का ले लीजिए।
आप इसमें ले सकते हैं पंप का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, टरबाइन हो गया आपका, पंप हो गया। एक आपके पास, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे मैं आपको कहूं कि ये जो मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, ये पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है, इसमें अगर मैंने यहाँ पर वॉल्व लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, यहाँ पर मैंने वॉल्व लगा दिए हैं, तो वॉल्व से जो इंटरेक्शन होगा, क्या यहाँ से मास बाहर निकल सकता है? यस पॉसिबल है। क्या यहाँ से एनर्जी भी बाहर निकल सकती है? यस इट इज पॉसिबल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एग्जाम्पल अगर लिखना रहता है किसका, ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम में हम कहेंगे दी पिस्टन सिलेंडर, या मैं इसको अलग से लिख दूंगा, ठीक है, इसको मैं पूरा अलग से लिख दूंगा, मैं यहाँ एक्सेट्रा कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम की। किसकी बात करें? क्लोज्ड सिस्टम। सर क्लोज्ड सिस्टम क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस इट इज वेरी पॉसिबल कि कहीं पर मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। आप लोगों ने जनरली, आप लोगों ने जो देखा होगा, जैसे आप लोग मैं बोलता हूं टी इन अ कप, टी इन अ कप ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर, या इसको ये कहें कि हॉट टी इन अ कप, है ना, तो चलो कोई बात नहीं, आप समझें एग्जांपल को, चाय है तो वो इनबिल्ट है कि गर्म होगी। अगर आपने एटमॉस्फेयर में चाय रख दी है, तो पता क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी और चाय उसमें उतनी ही बचेगी। ये भी बात याद रखना, चाय उसमें उतनी ही बचेगी, मतलब आप देखेंगे वहां पर कि मास का, क्लोज्ड सिस्टम में मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन किसका हुआ? एनर्जी का, हीट एनर्जी कन्वे हो गई, तो वो आपका कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। और एग्जांपल देखना है तो आप देख लेंगे, अभी मैं आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह जो आपने थोड़ा बहुत मैकेनिकल में पढ़ा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा, क्लोज्ड सिस्टम। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा सर? एक ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ सिस्टम का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। इट मींस कि ना तो मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो आपने देखा है, और वो है आपके पास की थर्मोफ्लास्क बॉटल। आप लोगों ने एक बॉटल देखी है जिसको थर्मोफ्लास्क कहा जाता है, जिसमें अगर आपने वाटर रखा तो वो आपका वाटर जो है 24 आवर्स 48 आवर्स के लिए भी हॉट ही रहेगा। अगर वो हॉट है, कोल्ड रहेगा अगर उसको आपने कोल्ड रखा है। हॉट एंड कोल्ड बोतल आप लोग जानते होंगे, ये बॉटल्स आती हैं मार्केट में, उनको हम लोग हमारे हिसाब से अगर बात करें तो थर्मस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? थर्मस कह देते हैं, पर मैं यहाँ पर उसको थर्मोफ्लास्क लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक, थर्मोफ्लास्क। अब ये तीन जो सिस्टम है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में आपको और भी एग्जांपल्स आपसे पेपर में अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं एग्जांपल्स। क्या लिखने जा रहा हूं? एग्जांपल। पहला मैंने लिखा ओपन सिस्टम के लिए। किसके लिए? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी हमने जो देखा ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल, वो हमारा टरबाइन और पंप से रिलेटेड है। क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि सर ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे हम कहें कि हमारे पास क्या आ गया? नोजल आ गया। क्या आ गया? नोजल हो गई, ठीक है। नोजल के अलावा क्या होगा? हमारे पास आ रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ है ना। अगर आपके पास एक ऐसा पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें वॉल्व लगे हुए हैं, तो ये डेफिनेट सी बात है कि उसके अंदर का मास भी ट्रांसफर होगा और उसके अंदर की जो हीट एनर्जी या एनर्जी होगी वो भी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। और बात करें तो हमारे पास जैसे एसी वगैरह लगे होते हैं तो उसमें कंप्रेसर लगा होता है। क्या लगा होता है? कंप्रेसर। कंप्रेसर ऑफ एसी को अगर आप देखोगे तो वो क्या करता है सर? वो आपके रूम की जो हीट है उसको, और रूम में जो एयर है उसको ले जाकर एटमॉस्फेयर को दे देता है, एंड फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो आपको लाकर आपको सप्लाई करता है। नाउ ये सब क्या चीज है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एसी की बात करते हैं तो वहां पर रूम की हीट यानी कि टेम्परेचर या हीट एनर्जी और रूम की एयर यानी कि मास ऑफ द एयर दोनों को सप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स कि वो आपका क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। सब जब ओपन सिस्टम हो गया तो अब आप हमें बताइए क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। नाउ कम टू क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल की अगर आप बात करें तो आपने अभी एक क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल तो लिखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास, इफ यू हैव
आपके पास क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। आपके पास अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो आपने देखा अभी कि आपके पिस्टन सिलेंडर को आपने बंद किया हुआ है, और जब बंद किया हुआ होता है तो उससे केवल और केवल क्या निकल सकती है, तो उससे निकल सकती है हीट, लेकिन कोई भी मास बाहर नहीं जा सकता है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इसका एक प्रॉपर एग्जांपल हो जाएगा किसका, आपके वो क्लोज्ड सिस्टम जिसमें से मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है और केवल किसका हो रहा है, तो वो आपके एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। एक आपके पास मैकेनिकल का एक अच्छा टर्म है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर जो होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है, ये इसका एग्जांपल है। ये आपको स्कूल में प्रैक्टिकल भी अगर करवाया गया हो तो कॉलेज में मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। चलिए, नाउ हम थर्ड पर आते हैं, जो हमारा क्या है, तो वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है सर, जिसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो। जिसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो, ऐसा क्या चीज है हमारे पास, तो डियर आपके पास है यूनिवर्स। आपके पास क्या है, यूनिवर्स है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों समाये हुए हैं। सिस्टम से कुछ निकला तो सराउंडिंग की तरफ जाएगा, सराउंडिंग से कुछ निकला तो सिस्टम की तरफ आएगा। अल्टीमेटली होल एंड होल हम बात करें तो वो रहेगा कहां, यूनिवर्स में ही रहेगा। राइट। थर्ड हम बात करें, अगर यहां पर कहें आपसे, जैसे यहां पर एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप, इसमें आप लिख सकते थे आपकी वाटर बॉटल। क्या लिख सकते थे, वाटर बॉटल लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आपको यहां पर थर्मस याद रखना है। क्या याद रखना है, थर्मस। ये थर्मस जो होता है ना हीट को बाहर जाने देता है, ना ही हीट को एंटर होने देता है, और मास तो वैसे भी बाहर जाएगा आएगा नहीं, क्योंकि आपने जो है वो बॉटल पैक की हुई होगी। बोलिए, है ना। और परफेक्टली इंसुलेटेड बॉटल भी बोल सकते हैं। ठीक, ये इसके बेसिक एग्जाम्पल हो गए कुछ। नाउ ये सब होने के बाद आपको इतना पढ़ने के बाद एक और स्टार मार्क रह जाता है, विच इज एडियाबेटिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसको हमने क्या कहा, हमारी कैटेगरी में ही नहीं रखा, फिर अलग से कहां से आ गया, तो हमने कहा सर ये थोड़ा सा ना अजीब सा सिस्टम है, इसको थोड़ा और बता दो तो समझ में आए हमें, है ना। क्या होता है एडियाबेटिक सिस्टम, तो याद रखें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप हीट का इंटरेक्शन जीरो कर देते हैं। क्या कहा मैंने, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का इंटरेक्शन जीरो कर देते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि सर अगर आपने कहा कि हीट का इंटरेक्शन जीरो हो गया, तो वो तो इसमें भी हो रहा था। ठीक, लेकिन यहां पर ध्यान रखें, हीट अगर इंटरेक्ट नहीं हुई है तो मास भी इंटरेक्ट नहीं होगा, और आपके एडियाबेटिक सिस्टम में मास का इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जबकि आपको हीट का इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, नो हीट ट्रांसफर। क्या कहा, नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, ये एडियाबेटिक सिस्टम कहलाएगा। इसको मैं आपको पूरी थ्योरी में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि एडियाबेटिक सिस्टम जो है क्या होता है। राइट, चलिए। नाउ अब आपने एडियाबेटिक सिस्टम बता दिया, मैं एक ऐसे सिस्टम की बात करता हूं, द सिस्टम। आप मुझे बताना क्या ये कैसे हो पाता है, ये है ना, द सिस्टम विच ये कहें, द सिस्टम इन विच हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल एंड द मास ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। बताइए, एक ऐसा सिस्टम जो है
वो क्या मतलब कौन से सिस्टम के बारे में बात करेगी सर? एनर्जी क्या कर दे, वो एनर्जी को डिसिपेट कर दे या एनर्जी का इंटरेक्शन कर दे, है ना। और मास का ऐसे ऐसे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मास ट्रांसफर इज, इसको हम कहेंगे पॉसिबल। मास का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे सिस्टम की बात की जाएगी। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा जबकि मास का ट्रांसमिशन हो रहा है, या आप कहें इंटरेक्शन हो रहा है। याद रखना, आप आंसर करेंगे, बताइए मुझे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद रखना, ऐसा सिस्टम इम्पॉसिबल होता है। सच सिस्टम, मैं लिख रहा हूं, सच सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। याद रखें, ऐसा सिस्टम ही पॉसिबल नहीं है जो मास का तो इंटरेक्शन कर दे लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन ना करे। ठीक है, चलिए, इतना अगर समझ में आता है तो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है उनको कवर कर लिया है। अभी हम सिस्टम के बारे में तो बहुत बार नाम लेंगे, सिस्टम का तो हम बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो बाद में बातें करेंगे उनके बारे में। नाउ हम लोग एक अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है सर प्रॉपर्टीज। क्या नाम है इसका? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी निकालना है? तो प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम निकालना है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा दिया है। इक्विलिब्रियम होता है, आपको सबको पता है। और अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन है वो आपके अगले सेशन में लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बेसिक पर इतना ही रोकता हूँ, एक सेशन आपका मैं प्रॉपर्टी, क्योंकि ना प्रॉपर्टी वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है और प्रॉपर्टी पढ़कर हम कहाँ पहुंच सकते हैं, हमारा जो पाथ फंक्शन और जो आपका पॉइंट फंक्शन होता है उस पर बात करेंगे, इसलिए हम उसको बाद में लेंगे। अभी मैं यहाँ पर कुछ एक चीज और ऐड करवा रहा हूँ। याद रखना, इन थर्मोडायनेमिक्स, याद रखना, इन थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, है ना। वर्क, वर्क जो है इज कंसिडर्ड एज, कंसिडर्ड एज हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक, रीजन अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या रीजन है। और अगर हम बात करें हीट की, किसकी बात करें? हीट की बात करें, हीट इज दी, हीट, हीट इज दी लो ग्रेड एनर्जी। कैसा है? लो ग्रेड एनर्जी। क्या हुआ सर, ऐसा क्यों होता है? ये क्या बात लिख दी आपने, हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी? याद रखना, हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी किस बेसिस पर डिक्लेयर की गई है? तो वो डिक्लेयर की गई है कि किसका किस में कितना कन्वर्जन हो सकता है। यानी कि मैं कहूं आपसे कि आपका जो एनर्जी है, अगर वो आपकी जो एनर्जी है अगर वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट हो गई तो हम उसको हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कुछ कन्वर्ट करने गया और वो 100% कन्वर्ट नहीं हुई और उसमें से कुछ लॉस हो गया, देन इट इज कंसीडर्ड एज लो ग्रेड एनर्जी। तो याद रखो, हीट के लिए बोला जाता है कि हीट कभी भी पूरी तरीके से यानी कि 100% जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इसलिए हीट को क्या कंसीडर किया जा रहा है? हीट को कंसीडर किया जा रहा है लो ग्रेड एनर्जी। और जो आपका वर्क है, वर्क, वर्क ऐसा है कि वर्क को आप चाहो तो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इसको आप पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको हाई ग्रेड एनर्जी बोला गया है। ठीक, ये अपने अंदर की बात है। आपको थोड़ा हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, थोड़ा आप एंथैल्पी और एंट्रोपी तक जाओगे ना, तब भी आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम बहुत अच्छा टॉपिक जो कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होगा, या प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टीज की बात की जाती है उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। राइट, चलिए आज के लिए हम सेशन को यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच।